हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर्कियोड आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो हाल ही में एक जारी हुआ है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये छठे नंबर का है। इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो कुल प्रजनन दर है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टोटल फर्टिलिटी रेट, घट कर कितनी हो गई है। ये घट कर कितनी हो गई है? ये घट के हुई है 2.0। और इससे पहले भी कितनी थी? इससे पहले भी जो 2019 वाला, 2019 से लेकर के 2021 का जो सर्वेक्षण हुआ था, यानी कि आप उसे बोल सकते NFHS 5 जो हुआ था, उसमें भी जो फर्टिलिटी रेट थी वो कितनी थी? TFR आपका उस टाइम पे भी 2.0 ही था, यानी कि क्या है, ये स्थिर है। लेकिन होना कितना चाहिए? ये होना चाहिए 2.1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और थोड़ा सा हम समझते हैं। पहली बात ये समझते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है, TFR आखिर होता क्या है। TFR का मतलब ये होता है कि एक औरत, जैसे देखिए, कोई परिवार बनाने के लिए किसका होना जरूरी है? हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड एंड वाइफ का ये होना जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि जो वाइफ होती है ना, वाइफ का एक प्रजनन काल होता है। क्या होता है? प्रजनन काल होता है। और ये जो प्रजनन काल है, इसको माना गया है कि 15 से लेकर के 49 साल तक। कितना माना गया है? 15 से लेकर के 49 साल तक। तो कहा जा रहा है कि एक औरत जो अपने प्रजनन काल में, यानी कि जो उसका जीवन काल है, जीवन काल में भी जो प्रजनन काल है, उसमें जितने भी बच्चों को पैदा करती है, वही उस देश की क्या कहलाती है? फर्टिलिटी रेट कहलाती है, यानी कि TFR कहलाती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर एक परिवार आपको बनाना है तो उसमें हस्बैंड और वाइफ की क्या है, जरूरत आपको पड़ेगी, तभी जाकर के क्या बनेगी? आपकी एक फैमिली बनेगी। मैंने आपको बताया कि जो प्रजनन काल है वो 15 से लेकर के 49 साल तक ये माना गया है। तो इसमें क्या होता है कि 5-5 साल का एक ग्रुप बनता है, यानी कि 15 से लेकर के कितना, 19 तक ये एक ग्रुप हो गया। फिर 20 से लेकर के 24 तक ये एक ग्रुप हो गया। फिर 25 से लेकर के 29 तक ये ग्रुप हो गया। ऐसे करते करते क्या हो जाता है, 45 से लेकर के 49 तक भी है, ये एक क्या बनता है? ग्रुप बनता है औरतों का। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे समझिए कि ये एक फैमिली बन गई है। तो एक फैमिली बन गई है, तो अगर ये मान लीजिए ये किसी देश में ये ऐसी चीजें हैं कि हस्बैंड और वाइफ है, तो अगर हम ये लोग मिल करके अगर दो बच्चे पैदा कर दें, तो अगर ये दो लोग हैं, ये दो लोग मरेंगे और अपने जीवन काल में इन्होंने दो ही बच्चे पैदा किए, तो क्या भारत की जनसंख्या कम होगी? तो आपका जवाब यही रहेगा कि वो कभी कम नहीं होगी। यानी कि दो लोग हैं और इन्होंने दो लोग क्या कर दिए? पैदा कर दिए, तो ये दो लोग मर जाएंगे और ये दो लोग क्या है, इनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कभी क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी ही नहीं, जनसंख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, कहा जा रहा है कि एक औरत, यानी कि आपको मान लीजिए कि ये कोई गांव है। ठीक है, ये कोई गांव है और यहाँ पे 100 औरतें रहती हैं। कितनी औरतें हैं? 100 औरतें हैं। तो ये 100 औरतें क्या करेंगी? ये चाहेंगे कि हम 100 लड़कियों को पैदा कर दें। क्या कर दें? 100 लड़कियों को पैदा कर दें। लेकिन ऐसा मतलब प्रकृति का नियम ही है कि 100 लड़कियों को पैदा करने के चक्कर में ये, क्योंकि केवल लड़कियां ही थोड़ी पैदा होंगी, 100 लड़कियों को पैदा करने के चक्कर में कितने, 105 बॉय, यानी कि जो लड़के वो पैदा हो जाएंगे। यानी कि टोटल कितने लोग पैदा होंगे? टोटल 205 लोग पैदा होंगे। जबकि जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 100 पत्नी हो गई और 100 कितने हो गए? 100 क्या हो गए? 100 आपके हस्बैंड हो गए। तो ये दोनों लोग मिलके कितने हो गए? 200 होंगे। लेकिन हम जो TFR की गणना की जाती है ना, TFR की गणना की जाती है, ये वुमेन यानी कि जो औरतें होती हैं उन पे की जाती है। यानी कि आप देखेंगे जब TFR की गणना करेंगे तो टोटल कितने लोग पैदा हुए? टोटल 205 लोग पैदा हुए। और कितनी औरतें थी? 100 औरतें थी। यानी कि क्या हो गया, ये इसका जो रेट हो गया वो कितना होगा? 2.05। यानी कि इस गांव की जो TFR है वो कितनी है? 2.05 है। यानी कि 5 जो लड़के हैं वो एक्स्ट्रा पैदा हुए वो लड़कियों के चक्कर में। ठीक है, तो ये क्या है, ये मान लीजिए इस गांव का नाम भारत है। अब होता क्या है
कि ये जो लड़के पैदा हो गए या लड़कियां पैदा हुई, तो जरूरी तो है नहीं कि ये लोग शादी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पहली बात कि जरूरी नहीं है कि ये लोग शादी करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात कि ये लोग पैदा हुए तो जरूरी नहीं है कि ये लोग मतलब पूरी जिंदगी इनकी ऐसी चले। हो सकता है बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश ये क्या हो गए, मर गए, यानी कि शादी वाली उम्र तक ये लोग पहुंचे ही नहीं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है कि आप जो आपका रेट है वो क्या होगा, डाउन होगा। तो जो डाउन होगा तो उसी को एक मार्जिन लेके चलते हैं कि हमारा जो रेट है वो बरकरार रहे, उतना ही लिमिट उसकी रहे। तो हम 0.05 एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। इसीलिए जो 2.05 ऑलरेडी था प्लस 0.05 हमने इसको मार्जिन ले लिया, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये मार्जिन ले लिया। तो ये क्या हो गया, 2.1 हो गया। और इसी को कहा जाता है TFR रिप्लेसमेंट। इसको कहा जाता है TFR रिप्लेसमेंट। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो नियंत्रित रहे, तो वहाँ की जो TFR है, यानी कि इंडिया की जो TFR है वो 2.1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए। ये TFR रिप्लेसमेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन स्तर मैंने आपको बता दिया, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। भारत की जो स्थिति है वो 2.1 होनी चाहिए थी, लेकिन 2.0 हो गई। 2.0 होने का मतलब है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा रही होगी, जनसंख्या अगर मान लीजिए ज़्यादा है, तो वो क्या होगी, अब धीरे धीरे नियंत्रित होगी और वो क्या होगा, उसकी जो जनसंख्या वो कम होगी, ठीक है। यानी कि जनसंख्या स्थिरता की ओर हमारा जो देश है वो बढ़ रहा है। इसमें जो मणिपुर है, मणिपुर को इससे बाहर निकाला गया है और 700 जो 15 जिले हैं उनमें उनको मतलब उनका जो डेटा वो लेकर के, और 6.79 लाख जो घर है वहाँ से डेटा को क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है, ठीक है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञापन संस्थान जो IIPS है मुंबई, उसके साथ मिलकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे क्या किया, पूरा किया। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, यानी कि जो 2026 का पुरस्कार है और ये 29 नंबर का था, में किस पहल को प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। तो ये है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसको क्या किया गया है, स्वर्ण अवार्ड से, यानी कि गोल्ड अवार्ड इसको दिया गया। अब आप कहोगे सर ये ई गवर्नेंस अवार्ड क्या होता है, यानी कि ई गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस का मतलब होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार जो शासन करती है, सरकार शासन कई तरीके से करती है। तो सरकार जो शासन करती है अगर उसे ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस बोलेंगे। अब मान लीजिए कि आपको आधार कार्ड बनाना है, आपको आधार कार्ड बनाना है, ठीक है। आधार कार्ड बनाना है तो आप किसी दफ्तर में जाएंगे और दफ्तर में वहाँ पे लाइन में खड़े होंगे, फिर वो जो व्यक्ति है तब जाकर के आप अपना या तो नाम चेंज कराना चाहते हैं या कुछ भी, या आधार बनवाना ही चाहते हैं, वहाँ पे दफ्तर में जाएंगे, फिर सामने फेस टू फेस मिलेंगे, वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ये सब मतलब जो वहाँ पे प्रोसेस है वो करेंगे, तब जाकर के आपका जो आधार है वो क्या होगा, फिर आधार जो आपका डाक के द्वारा वो आपके पास आएगा। किंतु ई गवर्नेंस में क्या होता है कि आपको ही आधार बनाने हैं, आपको आधार बनाने हैं, और ये जो आधार है अब आप ऑनलाइन बना सकते हैं, ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास पोस्ट ऑफिस से आने में मान लीजिए कि 1 मंथ लग रहे थे, यहाँ पे आपका 1 वीक में हो जा रहा है। तो ई गवर्नेंस यही है। जो बैंक आपको सेवाएं देती है, बैंक आपको सेवाएं देते हैं, जैसे आप ऑफलाइन के लिए जाते हैं, ऑफलाइन में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो वो ओनली गवर्नेंस है। क्या है वो, गवर्नेंस है। ऑफलाइन में जाते हैं और बैंक से पैसा निकाल कर के लेके आते हैं। लेकिन आप घर बैठे बैठे आप पैसे का ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, आप अपने मोबाइल में ही पैसे अपना देख पा रहे हैं, आप उसका रिसिप्ट कर पा रहे हैं, आप घर पे बैठे बैठे ही अपनी जो ब्रांच है उसको चेंज कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी सेवाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपके पास है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है। तो अब ई गवर्नेंस में जो है पंचायत एडवांसमेंट जो इंडेक्स है, इसको क्या मिला है, इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। इसने क्या किया है कि जो गांव होते हैं ना, गांव में जो योजनाएं ये सब चल रही हैं, उन सबका एक ये पारदर्शी तरीके से जो डाटा है वो इकट्ठा करके अपने पास रखा हुआ था, और ये इसे कोई भी देख सकता है।
तो जो ई गवर्नेंस होता है वो कई टाइप से की जाती है, जैसे G2C की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे सरकार से आम जनता के लिए क्या है, जैसे आधार कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, तो ये गवर्नमेंट का क्या है, आम जनता के लिए ये गवर्नमेंट टू सिटीजन है। G2B है, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस है। गवर्नमेंट टू बिजनेस है, यानी कि सरकार जो है वो व्यापारियों के लिए अपना क्या किया, एक ई गवर्नेंस चलाई है, और जिसमें कहा जाता है कि जैसे GST भरना है, बिजनेस का लाइसेंस है, ये ऑनलाइन इनको सुविधाएं मुहैया करा रही है। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, यानी कि एक जो सरकारी कार्यालय है, यानी कि सरकारी जो डिपार्टमेंट है, वो दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट के साथ जो आदान प्रदान करता है, यानी कि वो या तो फिर फिजिकल कोई चीज़ हो या फिर डेटा का आदान प्रदान करता है, तो वो क्या हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपका ई गवर्नेंस हो गया। एक होता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइयों के साथ जो जिस तरीके से डेटा का आदान प्रदान करती है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अगर ये इसके बारे में बात करते हैं तो कुल जो पुरस्कार की जो श्रेणियां है वो 7 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, लेकिन जो टोटल पुरस्कार दिए गए वो टोटल 17 दिए गए, जिसमें से जो 10 पहल हैं उनको स्वर्ण पुरस्कार मिला है, ठीक है। और उसी 10 में से एक जो है वो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। कुल 6 पहलों को क्या मिला है, रजत पुरस्कार मिला, और एक जो विशेष पहल है उसको क्या मिला है, जूरी अवार्ड मिला। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। जो इसमें पुरस्कार राशि दी जा रही है, उसमें ट्रॉफी दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख का एक नगद इनाम भी दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में जो गोल्ड अवार्ड है वो क्या है, शीर्ष स्थान पे है। और इसको जो पंचायत एडवांसमेंट जो इंडेक्स है, इसको इसलिए मिला है क्योंकि पंचायतों के जो काम में पारदर्शिता लाना है और जो डेटा आधारित जो विकास है उसको करने के लिए इसको मिला हुआ है। अगला सवाल है कि जो केंद्र सरकार है उसने ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक ड्यूअल यूज का मतलब 2 लोगों के द्वारा यूज किया जाएगा, यानी कि एक सैन्य यूज के लिए और एक नागरिक यूज के लिए हवाई अड्डे के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है, तो वो 13,000 करोड़ जो रुपए हैं इसकी मंजूरी दी गई है यहाँ पे। ये कहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया का ये मान लीजिए ऐसा करके ये अंडमान निकोबार हो गया, ये अंडमान हो गया, और इसी के नीचे क्या है, ये निकोबार है, ठीक है, ये निकोबार है। अंडमान को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान ऐसे होता है। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आप देखेंगे तो निकोबार में भी यहाँ पे एक होता है कार निकोबार, कार निकोबार, जिसको बोलते हैं ये नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ निकोबार। फिर बीच वाला जो होता है, बीच को बोलते हैं सेंट्रल ग्रुप, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ग्रुप बोलते हैं। और लास्ट में आता है लिटिल निकोबार, एंड उसके नीचे आता है ग्रेट निकोबार। क्या आता है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आता है। और इसी ग्रेट निकोबार के अंदर ही एक प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार चलाया गया था। कब चलाया गया था, 2021 में, जिसके तहत 4 चीज़ों की बात की गई थी। उसमें से एक था कि एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल, ठीक है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ICTT बनाने की बात की गई थी, ICTT बनाने की बात की गई। तो इंटरनेशनल जो ये ट्रांसशिपमेंट कंटेनर जो होते हैं वो एक तरीके से एक पोर्ट होता है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये अगर कैम्बल में है तो यहाँ पे एक गोथिया, क्या है, यहाँ पे गोथिया एक बे है, वहां पर ये बनाने की बात की गई। जो बड़े बड़े जो मालवाहक जहाजें होती है वो क्या होती है कि वो हर एक पोर्ट पे नहीं रुकती, तो वो क्या है, इस पोर्ट पे आएगी, रुकेगी, अपना जो सामान है वो यहाँ पे उतारेगी, और यहाँ से जो छोटे छोटे जहाज है वो इन सामानों को अलग अलग देश के भागों में लेकर फिर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड में वीडियो बना रखे हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ,
आप जा करके देख सकते हैं, और आप ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र द्वारा भारत के 7वें मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि आरएमसी का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू में। जम्मू में क्या है ये? मौसम विज्ञान यानी कि क्षेत्रीय मौसम विज्ञान है, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है। अगर ये 7वां है तो 6 पहले भी बने होंगे। ठीक है, तो ये 7वां, 8वें की भी घोषणा की गई है, और जो 8वां है वो कहाँ पे बनेगा? वो लखनऊ में बनेगा। ये कहाँ पे? ये जम्मू में बना हुआ है। ठीक है, जम्मू में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि 5 जून 2026 को जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और ये जो केंद्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए पूर्वानुमान और आपदा जो है उसकी चेतावनी देगा। 8वां जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में बनेगा। जो 6 हैं उसमें से आप देख सकते हैं दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी। आप ये देख सकते हैं, ये जो होता है ये वो रडार है, और इस रडार को बोलते हैं डोपलर रडार। डोपलर रडार यही है वेदर रडार। क्या ये? वेदर रडार। इसी से मौसम संबंधित जो भी जानकारी होती है वो यही रडार देता है। ठीक है। अगला सवाल है कि रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कितने चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए? तो कितने शौर्य चक्र हैं? 29 शौर्य चक्र दिया गया है और 7 कीर्ति चक्र दिया गया है। एंड आप ये भी याद रखिए कि 15 जो है वो वीर चक्र दिया गया है। कितने वीर चक्र दिया गया है? अब आप कहोगे सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो याद रखिए कि जो अवार्ड दिए जाते हैं यानी कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके से दिए जाते हैं। एक दिया जाता है कि युद्धकालीन यानी कि जब युद्धकालीन, और एक होता है शांतिकालीन। युद्धकालीन एंड शांतिकालीन होता है। जब युद्ध चल रहा हो और उसमें आपने अदम्य साहस दिखाया हो तो इसमें 3 पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। सबसे ऊपर जो होता है अदम्य साहस के लिए दिया जाता है वो परमवीर चक्र दिया जाता है, और इससे कम होता है वो होता है आपका महावीर चक्र। महावीर चक्र। और थर्ड नंबर पे है वीर चक्र। वीर चक्र। ठीक है। ये कब? जब युद्धकालीन, जब युद्ध चल रहा हो और उसमें आपने अदम्य साहस दिखाया हो तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि ये जो वीर चक्र है यही 15 दिया गया। किसने दिया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। ठीक है। जब शांतिकालीन यानी कि कोई ऑपरेशन चल रहा हो और उस ऑपरेशन में आपने कुछ अदम्य साहस दिखाया हो तो उस टाइम पे 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जैसे आपको मालूम है कि अशोक जो है वो शांति के अग्रदूत थे, यानी कि उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया था, तो अशोक चक्र दिया जाता है। ये सबसे ऊपर है। अशोक चक्र के बाद आता है कीर्ति चक्र। कौन? कीर्ति चक्र। और तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र। अब ये जो शौर्य चक्र है वो कितने लोगों को दिया गया? 29 लोगों को दिया गया है, जबकि कीर्ति चक्र है ये 7 लोगों को दिया गया है। इसी 7 लोगों में से एक जो है, जो अभी गगनयान मिशन यानी कि जो गगनयान मिशन है वो जाने वाला है, तो उसी के कैप्टन है, उनको भी ये चीज़ें दी जाएंगी। यह जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र आपको मालूम है कि जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, जो शुभांशु शुक्ला है उनको ये इस साल दिया गया है। वो भी गगनयान मिशन का एक पार्ट है। ठीक है, देखिए ये एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्ण नायर है, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। जो ये कीर्ति चक्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 4 जनवरी 1952 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। जो ये अशोक चक्र है ना, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र एंड यहाँ पे अशोक चक्र। अशोक चक्र, ये अशोक चक्र तो सेम था। कीर्ति चक्र को अशोक चक्र 2 के नाम से जाना जाता था, और शौर्य चक्र को अशोक चक्र तृतीय वर्ग के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1967 में इनका
नाम चेंज कर दिया गया और 1967 में नाम चेंज करके जो कीर्ति चक्र है इसे ये जो अशोक चक्र द्वितीय है इसको कीर्ति चक्र किया गया और तृतीय को शौर्य चक्र कर दिया गया। ये आपको युद्धकालीन जो वीरता पुरस्कार है ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये वो वीर जाबाज सिपाही है जिन जिन लोगों को ये चीज़ें मिली है। एयर कमांडो जो प्रशांत बाल कृष्ण नायर है इनको कीर्ति चक्र मिला है। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी इनको मरणोपरांत मिला है। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत मिला है। मेजर अर्शदीप को मिला है ये, ठीक है। कैसन लारी तोहिमा साइलो को भी मिला है। एंड शौर्य चक्र की अगर बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को मिला है। मेजर अब्सुल बल्टू और लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला एंड लेंस दफादार बलदेव चंद्र को मरणोपरांत, जो मरणोपरांत वाले हैं इनको जरूर आप याद करके रखिएगा क्योंकि ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।